नदी किनारे अमीर और गरीब बेटी की गृह प्रवेश ड्रेस। आशा नदी से कपड़े धोकर घर जा रही होती है, तभी शांति उससे कहती है, तुम्हें पता है मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में तय कर दिया है। कल लड़के वाले आ रहे हैं, पर मुझे सपना बेटी की फिक्र होती है। तुम गरीब अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? शांति की बात सुन उदास आशा घर में आ जाती है और सपना अपनी माँ को उदास देखकर बोलती है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? माफ करना मेरी बच्ची, तेरी माँ ने तेरा रिश्ता एक गरीब घर में तय करा। काश कि मैं भी शांति बहन की तरह तेरी शादी से लेकर गृह प्रवेश तक के लिए तेरे लिए कोई महंगी ड्रेस बनवा पाती। माँ क्यों इतना दुखी हो रही हो? मुझे कोई महंगी ड्रेस नहीं चाहिए। अगर मेरी किस्मत में कुछ लिखा होगा तो वो होकर रहेगा। सपना अपनी माँ को काफी समझाती है। कुछ देर में दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन शांति और आशा के घर लड़के वाले एक साथ नाव पार करते हुए आ रहे होते हैं। अरे शोभा बहन, तुम भी इसी नाव में नदी की दूसरी तरफ जा रही हो क्या? कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है? नहीं सुमित्रा बहन, मैं भी तुम्हारी तरह अपने अमित का रिश्ता लेकर जा रही हूँ। लड़की बहुत सुंदर है और संस्कारी है। कुछ देर में शोभा और सुमित्रा नाव से नदी पार करके नदी के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। जहां शोभा गरीब आशा के घर जाती है तो वहीं सुमित्रा अमीर शांति के घर। आप लोग आ गए। आप लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बहन नदी पार करके दूसरी तरफ आओ और परेशानी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अब जल्दी से हमें लड़की दिखा दो ताकि हम यहाँ से जाएं। सुमित्रा आते ही लड़की देखने की डिमांड करती है। कुछ देर में सुमित्रा पूजा को देख रिश्ता पक्का करके चली जाती है। तो वहीं जब शोभा सपना को देखती है तो वो सपना को अमित के पास बिठाकर और आशा के हाथों में गिफ्ट देती है। बहन आप लड़के वाले हैं, हमें ये गिफ्ट नहीं ले सकते। तो क्या हुआ बहन, अब हमने रिश्ता जोड़ा है और वैसे भी कौन सा महंगे गिफ्ट लेकर आई हूँ। मैंने तो आप सबके लिए ड्रेस बनाई थी, बस वही दे रही हूँ। बहू या अनारकली सूट मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया, इसे पहनना जरूर। कुछ ही देर में शोभा और सुमित्रा रिश्ता पक्का करके एक बार फिर नाव पार करते हुए अपने घर जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सपना अपनी सास का दिया हुआ अम्ब्रेला सूट पहनकर नदी पर पानी भरने जाती है, जहां उसकी मुलाकात पूजा से होती है। तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए क्या जो तुमने इतनी अच्छी ड्रेस ले ली? नहीं पूजा, ये कोई महंगी ड्रेस नहीं है, बल्कि मेरी होने वाली सास ने दिया है रिश्ता पक्का होने की खुशी में, और ये उन्होंने मेरे लिए खुद बनाया है। तुम मुझे दिखाना क्या चाहती हो कि मेरी सास ने भी मुझे जाते हुए सोने की बाली दी है और बोला है कि वो शादी से लेकर गृह प्रवेश तक की ड्रेस डिजाइन करवा कर भेजेंगी मेरे लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सपना वहां से चली जाती है और पूजा को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। माँ तुमने मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में तो करवा दिया, पर मेरी सास कितनी कंजूस है। सपना की सास को देखो, खुद उसकी सास ने अपने हाथों से ड्रेस बनाकर उसे दी। अरे तू क्यों चिंता करती, तेरी माँ जिंदा। मैं तेरी शादी से लेकर गृह प्रवेश तक की ड्रेस डिजाइन करवाऊंगी, खुश? शांति की बात सुनकर पूजा का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों की माँ शादी की तैयारी में लग जाती है। जहां आशा कम पैसे के हिसाब से अपनी बेटी के लिए ड्रेस लेती है तो वहीं शांति अपनी बेटी के साथ नदी के दूसरी तरफ जाकर डिजाइनर ड्रेस खरीदती है। ऐसे ही एक दिन जब पूजा और शांति कपड़े लेकर आती हैं तो वो देखती है कि घर के बाहर आशा अपनी बेटी के लिए कुछ साड़ी ले रही है। ये देख पूजा बेटी, तेरी माँ नदी की दूसरी तरफ गई और मार्केट से डिजाइनर कपड़े लेकर आ गई, और यहाँ ये गरीब अपनी बेटी को गली से सस्ते कपड़े दिला रही है। तो क्या हो गया आंटी जी, मेरी माँ मेरे लिए जो कर रही है मैं खुश हूँ उसमें। माँ छोड़ो ना, तुम भी किन गरीबों के मुंह लग जाती हो। इतना बोलकर पूजा शांति को अंदर ले जाने लगती है और तभी एक आदमी कुछ ड्रेस लेकर सपना के घर आता है। ये ड्रेस किसी शोभा ने पार्सल करवाया है। ये देखो माँ, मेरी सास ने गृह प्रवेश के लिए भी ड्रेस भिजवा दी। मेरी सास कितनी अच्छी हैं। उस आदमी को देख पूजा और ज्यादा जल जाती है और घर में जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ तुम अभी मेरे साथ किसी बड़े डिजाइनर के पास चलो। उस गरीब की सास ने गृह प्रवेश के लिए भी ड्रेस भेज दी, मुझे भी गृह प्रवेश पर अपने लिए ड्रेस चाहिए। पूजा जबरदस्ती अपनी माँ को बड़े डिजाइनर के पास ले जाती है और अपने लिए एक बहुत ही प्यारी ड्रेस डिजाइन करवाती है। कुछ दिनों में गाउन बनकर तैयार हो जाता है और पूजा निखिल को घर बुलाकर उसे अपनी ड्रेस देते हुए कहती है, शादी की ड्रेस ससुराल से आती है, पर माँ जी ने तो मुझे वो भी नहीं दी, इसीलिए तुम ये ड्रेस ले जाओ और जब मैं ससुराल आऊँ तब माँ जी को कहना कि गृह प्रवेश से पहले वो सबके सामने मुझे ये ड्रेस दे, ताकि मैं अपनी गरीब दोस्त को दिखा सकूं कि मेरी सास ने भी मेरे लिए गृह प्रवेश की ड्रेस ली है।
पूजा, तुम मेरे परिवार के बारे में कितना सोचती हो। मैं माँ को ये ड्रेस जरूर दूंगा तुम्हें देने के लिए। निखिल वो ड्रेस लेकर नदी पार करके अपने घर जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन पूजा और सपना दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। एक ही दिन दोनों की शादी हो जाती है, पर शादी के तुरंत बाद जब तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से नदी का पानी बढ़ जाता है। मेरे कितने अरमान थे कि मेरी बहू जब ससुराल आएगी तो गृह प्रवेश से पहले वो मेरे हाथों की बनाई हुई ड्रेस पहनेगी, पर मेरे सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। माँ, फिक्र क्यों करती हो? बारिश रुकते ही नदी का पानी भी कम हो जाएगा। फिर करवा लेना अपनी बहू का गृह प्रवेश अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनाकर। अरे बहन, इतने पैसे होने के बाद भी कैसी गंदी जगह बसी हो तुम। इस बारिश की वजह से नदी पार करना मुश्किल हो गया। सोचा था शादी के तुरंत बाद बहू आते ही घर संभाल लेगी, पर देखो इस बारिश और नदी ने क्या किया। बहन, ये सब तो बारिश की वजह से हुआ है, पर बारिश के कम होते ही नदी का पानी भी कम हो जाएगा। जहाँ शोभा सपना के परिवार के साथ अच्छा बर्ताव करती है तो वहीं सुमित्रा काफी मुंह बनाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जैसे ही नदी का पानी कम होता है, दोनों ही बेटियों की विदाई होती है। कुछ ही देर में सपना और पूजा अपने ससुराल वालों के साथ नाव में बैठकर नदी पार करके अपने अपने ससुराल पहुंचती हैं। निखिल, माँ जी से कहो ना कि वो सभी के सामने मुझे गृह प्रवेश के लिए ड्रेस दें जो मैंने तुम्हें दी थी। अरे बहू, मेरे बेटे को कोनी क्या मार रही हो? ऐसे ही तेरे घर में 2 दिन बिता लिया, अब तू क्या चाहती कि मेरा बेटा तेरा गुलाम बन के रहे? माँ, नदी पार करने की वजह से पूजा की ड्रेस खराब हो गई है। आप पूजा को गृह प्रवेश के लिए ड्रेस दे दीजिए ताकि वो बदल सके। क्या अब बहू को गृह प्रवेश के लिए भी मैं ड्रेस दूं? मैंने तो सुना था कि तेरे मायके वाले बहुत अमीर हैं, और ये क्या मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे गृह प्रवेश के लिए ड्रेस दूं? माँ जी, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? सुमित्रा की ऐसी बातें सुनकर पूजा को बहुत दुख होता है। अब वो अपनी एक साड़ी निकालती है और बदल कर आती है। इतने बड़े घर की लड़की इतने बड़े घर की बहू बनी है, पर कपड़े देखो कैसे साधारण से पहने। बेचारी ने सुमित्रा बहन कितनी कंजूस है, अपनी बहू को गृह प्रवेश के लिए एक ड्रेस भी नहीं दे सकती। उन औरतों की ऐसी बातें सुनकर पूजा के दिल को काफी ठेस पहुंचती है। कुछ देर में उन लोगों की नजर गरीब शोभा पर पड़ती है, जो गृह प्रवेश रोक कर अपनी बहू से कहती है, बहू, इतनी परेशान क्यों हो रही है? हम गरीब हैं, पर इतने भी नहीं कि तुझे कपड़े बदलने में कोई परेशानी हो। मैंने जो तुझे गृह प्रवेश के लिए ड्रेस दिया है, तू आराम से चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर ले, उसके बाद ही होगा तेरा गृह प्रवेश। अरे सपना, सोच क्या रही हो? जल्दी जाओ। अमित के कहने पर सपना अपनी सास की दी हुई गृह प्रवेश की ड्रेस चेंज करके आती है। सपना की ड्रेस देख वहां खड़े और सुमित्रा के घर के बाहर खड़े सभी लोग सपना की ड्रेस देखने उसके पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। सास हो तो ऐसी ही, भले ही बेचारी गरीब घर की बहू है, पर शोभा बहन ने भी दिन रात एक करके कितनी प्यारी ड्रेस बना कर दी है बहू को गृह प्रवेश के लिए। हमारे पूरे मोहल्ले में आज तक किसी का इतना अच्छा गृह प्रवेश नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या फायदा इन अमीरों का जो अपनी बहू को एक गृह प्रवेश की ढंग से ड्रेस भी ना दे सके। और सही कहा तुमने, ये ड्रेस सपना बहू पर कितनी अच्छी लग रही है, मानो जैसे इसी के लिए बनी हो। ना सिर्फ सपना की गृह प्रवेश ड्रेस अच्छी लग रही है, बल्कि उसकी सास ने उसका गृह प्रवेश भी कितने प्यार से करवाया। मैंने अपनी गृह प्रवेश ड्रेस पर कितनी मेहनत करी थी और मेरी सास ने मुझसे वो भी छीन ली। सपना का गृह प्रवेश देख पूजा का सारा घमंड टूट जाता है। कुछ देर में दोनों बहू गृह प्रवेश करके घर जाती हैं। जहां शादी के बाद सुमित्रा पूजा के साथ नौकरों की तरह सलूक करती है, तो वहीं शोभा सपना को बेटी की तरह प्यार करती है। सुबह के 4-5 बजते ही एकदम से बिजली कट जाती है। तभी गर्मी से बेचैन होकर पार्वती बड़बड़ाते हुए, बेड़ा गर्क हो इन बिजली वालों का, एक तो दिन भर लाइट देते नहीं, मगर सुबह के 4 बजते काट लेते हैं। ऊपर से इस गर्मी ने अलग से भूचाल मचा के रखा है। आग लगे इस गर्मी के मौसम में। गर्मी से पसीने पसीने होकर 5 बहुएं भी उठकर बैठ जाती हैं। गुंजा बहू, दरवाजा खोल दे, गर्मी से मन बड़ा बेचैन बेचैन सा हो रहा है। थोड़ा मटके का ठंडा पानी भी पिला देना। जी माँ जी, अभी देती हूँ। गुंजा, थोड़ा पानी मुझे भी देना, प्यास की मारी गला सूख रहा है। जी जेठानी जी। जैसे मटके का ढक्कन वो हटाती है तो मटका खाली देखकर, मटका तो पूरी तरह खाली पड़ा है, एक बूंद पानी भी नहीं बचा है, मगर रात में तो आधा मटका पानी भरा था। सुधा बहू, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, मिट्टी का मटका है, पानी सोख लिया होगा। इस टाइम नदी का पानी एकदम ठंडा होगा, भर कर ले आना और नहा धो भी लेना। हाँ चलो, थोड़ी देर में सूरज की किरण फूट जाएगी, उससे पहले नहा लेंगे, क्योंकि उजाला छाते लकड़हाट भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए डेरा जमा लेंगे तो दिक्कत होगी।
दरअसल पार्वती इतनी गरीब थी कि केवल छत के नाम पर कच्चा खांचा था। घर में हैंडपंप भी नहीं लगा था, जबकि पड़ोसी अच्छे खासे पैसे वाले रहे। सबके घरों में मोटर का कनेक्शन भी लगा था, जिसके हर वक्त मीठा पानी आता था, लेकिन कोई एक बूंद पानी देने को राजी नहीं था। मजबूरन पांचों बहू मीलों दूर गर्मी के मौसम में नदी से नहाने, धोने, खाने, हर कामों के लिए आश्रित थी। हाँ, अब जाकर शरीर में ठंडक पड़ी है। सच में इस नदी का पानी इतना ठंडा रहता है कि डुबकी लगाकर सारी गर्मी उड़न छू हो जाती है। इस गैर बरसाती गर्मी में ये नदी हम पांचों बहुओं का इकलौता सहारा है, नहीं तो नहाने के लिए कहाँ जाते हम। देखो अंधेरा साफ हो गया है, गुंजा जल्दी से नदी से निकल आओ। पता नहीं सूरज देवता भी सवेरे सवेरे खजूर की तरह टपक जाते। अच्छा भला हम छबक छबक के नहा रहे थे, हमारा बस चले तो नदी किनारे घर बसा ले। गुंजा नदी का कोई भरोसा नहीं होता, कब इस नदी का पानी शांत रहे, कब प्रलय आ जाए। किरण नदी से मटकी भरती है और पांचों जंगल से होते हुए घर की तरफ चल देती हैं। बाहर की तुलना में जंगल के अंदर कितनी ठंडक है। इस जंगल के अंदर पेड़ पौधों की तादाद ज्यादा है और इतनी छायादार पेड़ है जिसे धूप की किरण नहीं पड़ती है। तभी फुलवा थोड़ी दूरी पर एक पुराने पेड़ से पत्ते झड़ते देखती है। अभी तो पतझड़ का मौसम भी नहीं है, फिर इस पेड़ के पत्ते क्यों निकल रहे हैं। फुलवा हर एक पेड़ अपने ऋतु में फल देते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए देखो सब आम के पेड़ पर बौर लगे हैं, थोड़े दिन में आम ही लग जाएगी। सही है, फिर थोड़ी आम चुनकर अचार डाल लेंगे। कभी कभी सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते तो अचार से काम चल जाएगा। तभी रत्ना दो लकड़हारों को बांस की लकड़ी काटते देखती है। अरे रघु, इस बांस की टहनी तो पूरी तरह से कच्ची है, मंडप बनाने में काम नहीं आएगा, इसे यहीं छोड़ दे। तभी रत्ना का जुगाड़ू दिमाग चलता है। भैया जी, अगर ये बांस की टहनी आपके काम काज की नहीं है तो मैं ले लूं। हाँ, ले लीजिए बहन जी। मगर रत्ना, तुम इस बांस का करोगी क्या? इस बांस से बहुत जुगाड़ू चीजें बनती हैं। देखो इसमें कितने कच्चे कच्चे लचीली शाखा हैं, इसे काट कर बहुत सारा दातून बन जाएगा। पता है गांव देहात के लोग किसी दंत मंजन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसी से मुंह धोते हैं। उनके दांत भी हीरे की तरह चमकते हैं। बाकी इसकी मोटी डंडियों और थोड़ी बहुत घास से मैं हवा करने के लिए पंखा भी बना सकती हूँ। वैसे घरेलू चीज बनाने के मामले में तुम्हारा दिमाग बड़ा जुगाड़ू है। नदी किनारे जंगल का लाभ उठाते हुए पांचों काफी घास और बांस की लकड़ी और सूखे पत्ते बटोर कर घर लाती हैं। तभी अखिलेश भड़कते हुए, तुम पांचों नदी पर नहाने गई थी या घर बसाने? कब से इंतजार कर रहे हैं? चाय पीने का, फल तोड़ने बगीचे में जाना है। देवर जी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, पहले ही देर के चक्कर में आज मक्खन चंद से गाली खानी पड़ेगी। बगैर कुछ खाए पिए पांचों बगीचे में आ जाते हैं, जहाँ माखन लाल छतरी में बैठा ठंडे फल खा रहा था। इस बार तो मेरे बगीचे में एकदम चीनी जितने मीठे खरबूजे हुए हैं। ये फल बाजार में अच्छे दाम में ठूंगा। नमस्ते नमस्ते सेठ, आज कौन से पेड़ के फल तोड़ने हैं? अरे क्यों रे नमक हराम, रोज का धंधा बना लिया है देर से आने का, और दिहाड़ी भी पूरी चाहिए। तुम बड़े तेज हो। सेठ, माना कि हम देर से आए हैं, लेकिन जितने की दिहाड़ी तुम देते हो उससे डबल का काम करवाते हो। 40 रुपए 50 रुपए दिहाड़ी में गुजारा भी नहीं चलता है। अरे तो किसने कहा है मेरे बगीचे में आने को? कहीं और बढ़िया नौकरी चाकरी मिलती हो तो जाकर कर लो। मेरी दिहाड़ी से 2 टाइम की रोटी खाते हो, वरना कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़े। माखन चंद गरीब मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाते हुए जूते की नोक पर काम करवाता है। अब मेरे सिर पर क्यों खड़े हुए हो? तुम दोनों फल की बोरी लदाओ ट्रक में, और तुम दशहरी मालदे आम तोड़ जाकर। सब भयंकर गर्मी में बगीचे में काम करने लगते हैं। तभी तेज आंधी तूफान उठता है और मौसम खराब होने के साथ बारिश चालू हो जाती है। हमारा मकान कितना कच्चा कमजोर हो गया है कि जो थोड़ी सी बूंदाबांदी भी नहीं सह पाता और छत टपकने लगती है। सुधा बहू एक बाल्टी भंडार कोने के पास लाकर लगा दे, चूल्हा भीग रहा है। माँ जी सारी बाल्टी बर्तन सब लगा दिया, कुछ भी नहीं बचा है लगाने के लिए। तभी तूफान में मकान की छत उड़ जाती है। बरसात में भीगते पांचों घर लौटते हैं। ये घर में इतना सारा पानी कहाँ से भर गया? अरे कब से बोल रही थी मैं तुम सबको, छत पक्की करवा लो। नहीं बस की थी तो अपने हाथों से थोड़ा चूना सीमेंट लाकर छाप देते, कम से कम छत तो नहीं उजड़ती। काटो अब खुली छत के नीचे रात। माँ, तुम्हें तो पता है गर्मी के चलते काम धाम बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से घर का खर्चा निकल पा रहा है, छत कहाँ से ठीक करवा लेते। अगले दिन छत ठीक करवाने के लिए पांचों सेठ से पैसे मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। गुजरते समय के साथ बरसात का मौसम लग जाता है और इस बार उनका कच्चा मकान बरसात तूफान झेल नहीं पाता और टूट जाता है।
हे भगवान, इतने तूफान में हम लोग कहाँ जाएंगे, अब तो कोई चारा ही नहीं बच गया। पांचों पड़ोसियों का दरवाजा खुलवाने के लिए खटखटाते हैं। शीला मौसी, ओह मनोरमा काकी, हमारा घर टूट गया है, हमें अपने घर में आने दो। अरे हमने क्या धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है, चलो फुटो यहाँ से। शीला मौसी, केवल आज के लिए हमें अपने घर में रुकने दीजिए। अरे मेरे घर में तो पहले से रिश्तेदार ठहरे हुए हैं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं ले सकती। दुख पड़ने पर कोई साथ नहीं देता, चलो सब। तूफान का घना मंजर देख पांचों नदी किनारे आ जाती हैं और एक विशाल पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। वहीं पंछी, परिंदे, जीव जंतु अपने अपने खोखले पेड़ के घर में छिप रहे थे। तभी किरण कटफोड़वा पंछी को पेड़ में गड्ढा करके घर बनाते देखती है। ये तो कटफोड़वा पक्षी है जो अपनी चोंच से पेड़ को खोखला करके घर बनाकर रहते हैं। जंगल में रहने वाले इन जीव जंतु और पक्षी का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, कम से कम इन्हें पेड़ के अंदर शरण तो मिल जाता है। तभी रतन एक पेड़ पर बंदर और उसके बच्चों को शरण लिए देखती है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। अगर हम चाहें तो इनके समान अपने परिवार के रहने के लिए पेड़ पर आश्रम बना सकते हैं। पास के पास नदी है, हमें दूर सफर तय करके यहाँ तक आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और यहाँ का वातावरण भी कितना ठंडक है। रत्ना का जुगाड़ सुझाव सबको काफी पसंद आता है। बरसात छूटने के साथ सब काम चालू कर देते हैं। जुगाड़ तरीके से पत्थरों को पैना करके औजार बनाकर लकड़ियां काटते हैं। इस पेड़ का तना काफी मोटा है, इस पर हमारा पेड़ घर आराम से टिक जाएगा। क्योंकि वो पेड़ नदी के बिल्कुल पास में था, अब पांचों बहू घर बनाने में पतियों का सहयोग करती और सीढ़ी बनाकर साथ ही पेड़ की जड़ों तक जाने वाले हिस्से में जुगाड़ लगाकर रसोई बनाती हैं। वहीं सास नदी किनारे ही मिट्टी से चूल्हा बनाती है। अरे वाह माँ जी, आपने क्या बढ़िया जुगाड़ लगाकर चूल्हा बनाया, अब खाना बनाना एक बार में निपट जाएगा। अरे बहुओं, तुम लोगों की देखा देखी जुगाड़ लगाना सीख लिया। अब इस 4 मुंह वाले चूल्हे पर एक ही बार में दाल चावल रोटी सब्जी बना लेना। कुछ दिनों में पांचों बहू नदी किनारे पेड़ घर के रंग में ढल जाती हैं। नहाना धोना खाना बनाना सारी आवश्यकता नदी से वह पूरा कर लेती हैं और नदी के पास वाले जमीन को साफ करके साग सब्जी भी सींचती हैं, जिसमें हरी भरी फलीदार सब्जियां उगती हैं, जिससे उनके पति बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं और ताजी सब्जियां देखकर लूट मच जाती है।